हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो मॉब लिंचिंग, आंतरिक सुरक्षा, भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, क्या है भीड़ द्वारा की जाने वाली मॉब लिंचिंग, यानी क्या हिंसा होती है, ये पालघर की घटना क्या है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, लिंचिंग के क्या कारण हैं और भीड़ द्वारा हत्या का क्या कारण होता है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं और अगर कोई ऐसा प्रावधान है तो फिर भी इसके लिए किसी नए कानून की आवश्यकता क्यों है, भीड़ द्वारा हत्या क्यों रुकनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, राज्य सरकारों ने इसको लेकर क्या कानून बनाए हैं, मॉब लिंचिंग का क्या प्रभाव होता है, भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के उपाय क्या हैं और इसके सुझाव और निष्कर्ष। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं या जो भी इसमें टेक्स्ट है वो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक है फेसबुक का, आप वहाँ से ये पूरी कंप्लीट इसके जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले से भीड़ द्वारा 3 संतों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। क्या है भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा, यानी मॉब लिंचिंग क्या होती है। मॉब लिंचिंग को अगर परिभाषित करें तो जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए भी उसी समय सजा दी जाए अथवा उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, तो इसे भीड़ द्वारा की गई हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। इस तरह भीड़ द्वारा की गई हिंसा में हमेशा एक संदेश निहित होता है जो भीड़ द्वारा समाज में प्रेषित किया जाता है। इस तरह की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया का या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। पालघर की घटना की अगर बात करें तो ये घटना 16 अप्रैल की रात को ही, जब कांदिवली के एक आश्रम में रहने वाले 2 तपस्वियों, जिनमें 70 वर्षीय महंत कल्पवृक्ष गिरी और 35 वर्षीय सुशील गिरी महाराज ने सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने का निर्णय किया। इसके पश्चात दोनों ने कांदिवली से सूरत तक यात्रा करने के लिए नीलेश येलगड़े द्वारा संचालित एक कार किराए पर ली और अपनी यात्रा को लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा रोकने से बचने के प्रयास में तीनों ने मुंबई गुजरात राजमार्ग का उपयोग करने के बजाय गुजरात में प्रवेश करने के लिए पालघर जिले की पिछली सड़कों पर ये जा रहे थे। उनके वाहन को वन विभाग के एक संतरी ने महाराष्ट्र और दादरा एवं नागर हवेली की सीमा पर स्थित गढ़चिचले गांव के पास रोक लिया। हालांकि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रात में फसल काटने एवं बच्चा चुराने वाले गिरोह सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई थी। जब वे संतरी के साथ बात कर रहे थे तभी पालघर के दूरदराज के एक आदिवासी गांव गढ़चिंचल में ग्रामीणों के एक समूह ने उनकी कार को रोका और उस पर पत्थर और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं, यानी मॉब लिंचिंग के क्या कारण होते हैं और भीड़ द्वारा हत्या के पीछे का क्या कारण होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अगर कारणों की बात करें तो पहला है कि नृजातीय सांस्कृतिक तनाव, दूसरी असमानता, किसी कानून की कमी, आपराधिक अस्पष्टता और जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फेक न्यूज या फिर सोशल मीडिया। भारत में धर्म व जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वर्तमान में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटनाएं अधिकांशतः असहिष्णुता और अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम है। जैसे वर्ष 2002 में हरियाणा के 5 दलितों की गौ हत्या के आरोप में लिंचिंग कर दी गई थी। वहीं सितंबर 2015 में एक अज्ञात समूह ने मोहम्मद अखलाक और उनके बेटे दानिश पर गाय की हत्या करने और मांस का भंडारण करने का आरोप लगाते हुए उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं से मॉब लिंचिंग में धर्म और जाति का दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है। देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की गहरी खाई है जो कि हमेशा एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने के लिए उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिकता के साथ हमारे अंदर व्यक्तिवाद की भावना का विकास हुआ है और हमारे सामाजिक जुड़ाव में कमी आई है, जिसके कारण हम विविधता की सराहना करना भूल गए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और शायद इसी कारण से भीड़ में मौजूद लोग सही और गलत के बीच फर्क नहीं करते हैं। लिंचिंग में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी न होना देश में एक बड़ी समस्या है। यह न केवल पुलिस व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है बल्कि अपराधियों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करता है। समाज में व्याप्त गुस्सा भी इसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, चाहे वह गुस्सा किसी भी रूप में है। ये गुस्सा शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सुरक्षा को लेकर भी हो सकता है, जो कि अंततः उन्मादी भीड़ के रूप में बाहर आता है।
राजनीति भी हिंसात्मक भीड़ का प्रमुख कारण होती है। कभी कभी वोट बैंक के लिए प्रायोजित हिंसा या कभी धर्म के नाम पर करवाई गई हिंसा राजनीतिक दलों को राजनीति के लिए एक विस्तृत पृष्ठभूमि प्रदान करती है। अब जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए कि मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान क्या हैं। इसके पहले तो हमने कारण के बारे में जाना, जो आप जीएस के मेंस में लिख सकते हो कि मॉब लिंचिंग के प्रमुख कारण क्या हैं, जिनमें आप इसके पहले देख सकते हैं। लेकिन अगर आगे की बात करें कि मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर किसी भी तरह का कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उन्हें धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी हत्या का प्रयास, 323 यानी जानबूझकर घायल करना, 147 से लेकर 148 यानी दंगा फसाद, 149 यानी आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना तथा धारा 34 यानी सामान्य आशय के तहत ही निपटाया जाता है। यानी आईपीसी में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हत्या, हत्या का प्रयास करना, जानबूझकर घायल करना, दंगा फसाद, आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना या फिर सामान्य आशा के तहत ही मॉब लिंचिंग को भी देखा जाता है। भीड़ द्वारा किसी की हत्या किए जाने पर आईपीसी की धारा 302 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है और इसी तरह भीड़ द्वारा किसी की हत्या का प्रयास करने पर धारा 307 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता है तथा इसी के तहत इस पर कार्यवाही की जाती है। आपराधिक दंड संहिता की धारा 323 ए में भी इस तरह के अपराध के लिए उपयुक्त कानून के इस्तेमाल की बात की गई है तथा सीआरपीसी में भी स्पष्ट रूप में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं। इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है। इसी वजह से नए कानून की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि आखिर क्यों नए कानून की आवश्यकता है। वैसे तो देश में कानून तो पर्याप्त हैं, लेकिन उन कानूनों का ईमानदारी पूर्वक पालन न करने से अपराधों में वृद्धि देखी गई है। कानूनों का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। कानूनों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका की होती है, लेकिन कार्यकारी स्तर पर लचरता के कारण इसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप और अपराधियों को महिमामंडित करने की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण इस तरह की घटनाओं में शामिल होने के कारण लोगों के मन में डर स्थापित करना पड़ेगा। कानूनों को लागू करने वाले तंत्र में अपेक्षित समर्पण और व्यावसायिक दक्षता की कमी है। पहले अपराधियों को इस हद तक लाचार कर दिया जाता था कि वे दोबारा अपराध के लिए साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब प्रशासनिक महकमे में यह कुव्वत नहीं दिखाई देती है। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और समय के हिसाब से भी विद्यमान कानूनों में संशोधन या नए कानूनों की आवश्यकता है। भीड़ द्वारा हत्याएं क्यों रुकनी चाहिए? ऐसा जो हो रहा है इस पर प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक? क्योंकि ये गैर न्यायिक हत्या है। क्योंकि हमारे देश का संविधान, हमारे देश की शासन व्यवस्था या कहीं पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी की भी हत्या की जाए अगर वो गैर न्यायिक है। इसके अलावा सामाजिक समरसता के विरुद्ध है। इन हत्याओं के द्वारा अराजकता फैलती है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के भी ये पूरी तरीके से विरुद्ध है। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, गैर न्यायिक हत्या। आखिर ये गैर न्यायिक हत्या क्या है? तो भीड़ द्वारा गैर न्यायिक हत्या होती है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा भारतीय कानून प्रक्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये अधिकार व्यक्ति के प्राण दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है। इसमें हमें जीवन जीने की गारंटी मिलती है। लेकिन अगर किसी की हत्या होती है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन होता है। तो बिना किसी विधिक कार्यवाही के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश कुछ दिए हैं, जैसे राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग जैसी संबंधी जो भी हिंसाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी। राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों, उप जिलों, गांवों की पहचान करेंगी जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दों को राज्य के डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रसारित कराना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनसे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं।
ऐसे संदेश फैलाने वालों पर उचित प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करेंगी। राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि पीड़ित के परिवार को किसी भी व्यक्ति का पुनः उत्पीड़न ना हो। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार हैं, उन्होंने अपने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर में वर्ष 2018 में लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत का पहला राज्य मणिपुर है जिसने लिंचिंग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो। अपने क्षेत्राधिकार में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए जुर्माने तथा कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया था। लिंचिंग संबंधी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति भी नहीं लेनी होगी। पीड़ित या उनके निकट परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाएगा। जिसके पश्चात राजस्थान सरकार ने भी अगस्त 2019 में लिंचिंग विरुद्ध के विधेयक पारित किया। उल्लेखनीय है कि इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में बात सामने आई थी कि वर्ष 2014 के बाद देश में घटित लिंचिंग घटनाओं में से 78% घटनाएं केवल राजस्थान में हुई थी। हालांकि राजस्थान सरकार के लिंचिंग विरोधी विधेयक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई थी। हालांकि ये विधेयक लिंचिंग की घटनाओं को रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता है। राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के विधेयक में किसी भी व्यक्ति को घायल करने वालों को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, और यदि लिंचिंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अब तक अन्य किसी भी राज्य में इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अब तक किसी भी अन्य राज्य में इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं है। प्रभाव अगर देखा जाए तो ये घटनाएं पूर्णतः गैर कानूनी और संविधान में निहित मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसे में यदि इन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो आम जनता का संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। हालांकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मॉब लिंचिंग से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, साथ ही साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत 163 देशों में से 141वें स्थान पर था। ये समाज में एकजुटता और विविधता में एकता के विचारों को प्रभावित करता है और आम लोगों के मध्य असंतोष तथा अशांति की भावना को जन्म देता है। इससे समाज में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का माहौल पैदा होता है और जाति, वर्ग तथा सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा मिलता है। भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कानूनों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शुरुआती कदम उठाते हुए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय न प्रदान करते हुए उनके लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हर परिस्थिति में निवारक उपायों का क्रियान्वयन संभव नहीं है, अतः पुलिस को ऐसी स्थिति में उचित कदम उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पुलिस बलों का तकनीकी और कौशल उन्नयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि भी की जानी चाहिए। सुझाव में अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि से एक ही माना जाता है। इन दोनों को कानूनन अलग अलग परिभाषित करना होगा। भीड़ द्वारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फिर उसके बाद उस पर दहेज रोकथाम अधिनियम और पास्को की तरह एक सख्त और असरदायक कानून बनाना पड़ेगा। निष्कर्ष में हाल फिलहाल के दिनों में उन्मादी भीड़ द्वारा एक के बाद कई इंसानों की जान ले ली गई हैं। एक ऐसा तंत्र जिसकी ना तो कोई विचारधारा है, ना ही कोई सरोकार। भीड़ कहीं भी किसी भी बात पर आक्रामक हो जाती है और जिस किसी से भी इसको नफरत या घृणा होती है उसी वक्त सजा देने का फैसला कर लेती है। इन घटनाओं में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों के मन में बसा गुस्सा है, या गुस्सा किस बात का है ये मायने नहीं रखता है। लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं और हताश हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि ऐसा क्यों है। इसे कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर ही नहीं बल्कि समाज में बनी विसंगतियों के समाधान द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो ये फेसबुक लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से हमारे फेसबुक के पेज से इस कंटेंट को ले सकते हैं, इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।